फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह आपका डिलाइट आइस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए आज हम क्लास नंबर 12th एनसीईआरटी की सोसाइटी की बुक नंबर 2 भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे, जो है भारतीय लोकतंत्र की कहानियां। देखिए जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, हम भारतीय लोकतंत्र पे एक बेसिक सी स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे आखिर लोकतंत्र क्या है, इसकी क्या हमारे यहाँ जरूरत होगी, भारतीय लोकतंत्र कैसे वर्क करता है, इसका जो बेस है, आधार है यानी कि संविधान है वो क्या है, संविधान की आत्मा क्या है, आखिर जब लोकतंत्र गांव तक के स्तर तक पहुंचा तो उसकी भूमिका क्या रही, उसमें क्या चुनौतियां आई है ना, फिर राजनीतिक दल वगैरह कैसे, क्या चीज, उसकी एक छोटी सी ब्रीफ स्टोरी लेंगे। इसे एज अ पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी नहीं लेंगे कि हम इसमें बेसिक फंडामेंटल इन सबको पढ़े, नहीं, हम एक एज अ सोसाइटी के रूप में लेंगे कि कैसे लोकतंत्र की स्टोरी डेवलप हो रही है और उसमें क्या चुनौतियां आ रही हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। पहले ये जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किया जाने वाला शासन है। ठीक है, ये दो तरीके से होता है, एक तो प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो नागरिक होते हैं वो स्वयं अपना निर्णय लेते हैं, इसमें कोई चयन या मनोनीत अधिकारी नहीं होता है। ये छोटी सी जनसंख्या के लिए होगा, ठीक है, छोटा सा संगठन के लिए होगा, जैसे आदिवासी है, किसी तरह का कोई संघ है, श्रमिक संघ वगैरह है, इन सब जगहों पे ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। लेकिन परोक्ष लोकतंत्र कहाँ होगा? मैक्सिमम जगह पे यही पाया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में भी यही है। प्रातिनिधिक यानी कि हमारा प्रतिनिधित्व होता है, हम मत देते हैं, हम चुनाव करते हैं, संसद में, विधानसभा में, नगर निगम, पंचायत में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, इसमें एक जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या पार्ट लेती है। और जानते हैं जब बड़ी जनसंख्या हो, विशाल जटिल जनसंख्या हो, चाहे वो 50,000 ही क्यों ना हो या 10 करोड़ या उससे भी ऊपर क्यों ना हो, तो इन सब जगहों पे क्या होता है कि कुछ लोग देश परोक्ष लोकतंत्र को अपनाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में है। ठीक है, तो क्या है कि भारतीय लोकतंत्र का जो मूल आधार है वो क्या है? संविधान है। अच्छा, लोकतंत्र की बात कैसे आती है? देखिए कहां भी समाज जैसे अगर कोई है, वहां पे अगर किसी तरह का कोई सामाजिक अंतर विरोध है, ठीक है, किसी तरीके की कोई न्याय जैसी, अन्याय जैसी बातें चल रही है, असमानता की बातें, आर्थिक सामाजिक, तो क्या होगा, वहां न्याय की मांग उठेगी। ठीक है, तो न्याय की मांग उठेगी तो स्वाभाविक सी रूप है कि वहां पे कुछ चेंजमेंट्स आएंगे, तो वही लोकतंत्र के रूप में हमारे यहाँ भी सामने आया था। ठीक है, तो देखिए हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपको ऑलरेडी क्लियर किया था कि हमारे यहाँ के जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन थे उसमें औपनिवेशिक काल का एक बहुत बड़ा रोल था। वैसे ही भारतीय लोकतंत्र में भी औपनिवेशिक काल यानी जब कॉलोनियल सिस्टम अंग्रेज आए थे उसके बाद में भारतीय लोकतंत्र की जो नींव थी, जो रखी गई थी बाद में, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन इनकी वजह से भी था। ठीक है, इनकी भूमिका भी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ औपनिवेशिक काल की वजह से हुआ है। हमारे समाज में जाति, नस्ल, आर्थिक, सामाजिक असमानता तो पहले से थी ना भाई, न्याय की मांग तो पहले भी चल रही थी ना, तो यानी कि वो बस उसका नाम डिफरेंट तरीके से होता था, लेकिन चीजें तब भी चल रही थी। लेकिन औपनिवेशिक काल में क्या हुआ? शिक्षा का प्रसार हुआ, अंग्रेजी शिक्षा हुई, तो इन्होंने तो शिक्षा इसलिए बढ़ाई थी कि भाई एक ऐसा वर्ग हम तैयार कर दें जो हमें सपोर्ट करे, ठीक है, ताकि हम ज्यादा टाइम तक हम इंडिया में सरवाइव कर सके। लेकिन हुआ क्या कि हमारे यहाँ के जो लोग थे, जब वो शिक्षित होने लगे तो उन्हें औपनिवेशिक काल की नीतियों को समझ में आने लगा, उन्हें समझ में आने लगा कि ये तो भारत विरोधी है कई कई रूप में। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ के लोगों को सजग करने की कोशिश करना शुरू कर दिया, है ना, तो वो चीजें उल्टी हो गई और कहीं ना कहीं वो भारत से बाहर चुकी चीजों को भी समझ रहे थे, जान रहे थे। उस टाइम क्या हो रहा था? फ्रांसीसी क्रांति भी हो रही थी, वहां पे 3 मुद्दे जोर जोर से नारे लग रहे थे, बंधुता, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, हालांकि समानता को लाने में फ्रांसीसी क्रांति में असफल रहे लोग, लेकिन फिर भी ये मुद्दे तो उठाए जा रहे थे। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हो रहे थे, जो हम बाहर सुन रहे थे, तो वो क्या हुआ, यहाँ के लोकतंत्र की जो भूमिका यानी कि संविधान तैयार किया जाने लगा, उसमें इन सब चीजों को शामिल किया जाने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके ही बिहाफ पे कराची अधिवेशन, जब हमने 1931 का कराची अधिवेशन है या बाद में जैसे प्रस्तावना आती है, चीजें हैं, तो उनमें ना हमने जो ये इसका एक रूप था, जो चेंजमेंट्स आ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि कैसे डेमोग्राफी में चेंजमेंट्स आ रहे हैं, उसके बेस में कैसे चेंजमेंट्स आ रहे हैं, उन्हें कैसे उसको एक्सेप्ट किया। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, तो कराची अधिवेशन 1931 जब आया तो देखिए इसमें कई कई मुद्दों पे बात की गई कि भाई स्वराज कैसा होना चाहिए, स्वराज में किस तरीके के कीवर्ड्स होने चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए, सभा की स्वतंत्रता होनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, संस्कृति भाषाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें
इसमें किसी तरीके के भेदभाव नहीं होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, कर्तव्य होने चाहिए, धर्मनिरपेक्ष मताधिकार जैसी बातें होनी चाहिए, मृत्युदंड का निषेध होना चाहिए, कारखानों के लिए इन सब के लिए जो है उचित प्रणाली होनी चाहिए। इस तरीके के हमने 30 तरीके के पॉइंट्स क्लियर किए कि स्वराज में ऐसे ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, आप इसको रोक के भी पढ़ सकते हैं, बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, आप वहां भी ज्वाइन करिए उसको। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्विज भी चलते हैं। करेक्ट है। और देखिए इसके बाद में प्रस्तावना आई। प्रस्तावना क्या है? इसको भारतीय संविधान की फ्रेंड्स आत्मा समझा जाता है। ठीक है, इसको ना आप एज वेल ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता अखंडता है। इसको हमने बाद में ऐड किया था, है ना। प्रस्तावना में किसमें ऐड किया था? कौन सा अमेंडमेंट था? 42वां अमेंडमेंट था 1976 का। करेक्ट है। तो क्या हो रहा था कि संविधान सभा की जैसे बात आई, तो संविधान सभा के बाद संविधान सभा का ही निचोड़ था ना संविधान बनना, तो संविधान सभा में कई तरीके की बहस हुई। तो हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि संविधान सभा की क्या बहस, कैसे ये शुरू हुआ और क्या हुआ। कि संविधान सभा का जो सबसे पहला विचार था वो एम.एन. रॉय जी ने दिया था 1934 में, कि भाई संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, और नेहरू जी ने कहा कि उस सभा में सिर्फ भारतीय होने चाहिए। 1976 में संविधान सभा का गठन हुआ। इनकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा जी बने। लेकिन जो इसके स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी बने। कब? 11 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव आया 13 दिसंबर को, और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान बन गया, और 50 में 26 जनवरी को लागू हो गया। ठीक है, तो ये हुआ। लेकिन इस सब चीज के बीच में देखिए आप कि संविधान बनने से पहले ना संविधान सभा में कई मुद्दों पर बहस की गई। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें करी, अलग अलग अपने पॉइंट्स रखे। जैसे केटी शाह जी ने रोजगार पे बात कही, बीदास जी ने भुखमरी पे बात कही, सामाजिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए, पहला कर्तव्य होना चाहिए। अंबेडकर जी ने भी कहा कि भाई ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे सिर्फ विशेष दल सत्ता ही हो, है ना, जैसे कुछ देशों में होता है, ऐसी योजना नहीं होनी चाहिए। भूमि सुधार से रिलेटेड नेहरू जी ने कुछ बातें कही। आदिवासी से हितों की रक्षा के लिए बहस की इन्होंने, जयपाल सिंह जी ने। इसी तरीके से चेट्टियार जी के बारे में तो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया था, इन्होंने कुटीर उद्योगों के बारे में बातें करी। ठीक है, तो इन सब तरीके से देखिए हो क्या रहा है, आप एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग समझिए कि इस तरीके के मुद्दों पे हम जब बात करें तो क्या हुआ, हर वर्ग अपने अपने लिए न्याय की मांग करने लगा। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखा जाने लगा कि भाई क्योंकि भारत एक बहुलता का देश है, जटिल है, विशाल है, विविधता है, यहाँ पे गरीब है, अमीर है, नगरीय ग्रामीण संस्कृति है, जाति धर्म अलग अलग संस्कृति है, साक्षर है, निरक्षर है, यहाँ मतलब एक विशाल जनसंख्या और जटिलता के साथ विविधता है। ठीक है, तो उनकी जाति सुरक्षा और उनका उन्मूलन ना हो, इन सब का पूरा ध्यान रखा जाता था कि आखिर महिलाओं और बच्चों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, कंपनी कारखाने में रोजगार उत्पादन की सुरक्षा होनी चाहिए, उससे कहीं पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, इस पे भी चर्चा किया गया। तो हर तरीके से एक ओवरऑल क्या हुआ कि न्याय की मांग उठने लगी। अच्छा, न्याय और कानून की अगर हम बात करें कि न्याय और कानून क्या एक ही है? नहीं, न्याय जो होता है वो तो निष्पक्षता की बात करता है। ठीक है, कि चीजें निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन जो कानून होता है वो एक प्रणाली है, उसको ना बलपूर्वक प्रयोग किया जाता है, अनुपालन कराया जाता है उसका। भारतीय संविधान का एक मानदंड होता है ये हमारे भारत में। ठीक है, तो इसको क्या है, कुछ निश्चित अधिकारी इसको बनाते हैं, कुछ निश्चित अधिकारी इसको लागू करते हैं। अगर उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। हमारे यहाँ न्यायालय में कौन सर्वोच्च है? उच्चतम न्यायालय सबसे ज्यादा सर्वोच्च है। ठीक है, तो उसमें वही अंतिम व्याख्या करता है, यानी कि उसकी बात को कहीं और नहीं फिर उठाया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। सामाजिक न्याय में जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये इसकी जान होते हैं। ठीक है, ये इनकी एक भूमिका निभाते हैं। तो मौलिक अधिकार का एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि पार्ट 3 के आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में हमें मौलिक अधिकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। 6 मौलिक अधिकार मेन दिए हुए हैं। समता का अधिकार जो आर्टिकल 16 से 18 के बीच में है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, और देखिए इसमें जो 31 है वो कहाँ गया, वो भाई निरस्त हो गया, जो संपत्ति का अधिकार था, जो बाद में कहाँ पहुंच गया, आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया।
ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, आपकी संविधान सभा में हर मुद्दों पे चर्चा हो रही है, हर चीज पे बात हो रही है, लेकिन एक चीज है जो नहीं हो पा रही है, वो क्या, कि संविधान सभा में किसी भी रूप में हमने पंचायती राज जैसे मुद्दों को नहीं शामिल किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, काफी लोगों को गुस्सा भी आया था, जबकि गांधी जी और अंबेडकर जी ग्राम शासन के काफी समर्थन में थे, लेकिन फिर भी इस चीज पे क्या हुआ, इसको नहीं शामिल किया गया। और इसमें क्या हुआ कि जो के संथानम जी थे, इन्होंने संशोधन की बात भी उठाई थी संविधान सभा में कि भाई इसको शामिल करो, लेकिन ये उस वक्त शामिल ना होके 40 सालों के बाद में 1992 73वां संविधान संशोधन लाया गया और पंचायती राज का क्या हुआ, गठन हो गया। तो ये क्या चीज है भाई, देखिए ये एक तरीके का गांव और जमीनी स्तर पर ना एक लचीला लोकतंत्र होता है। ये पंचायत का मतलब ही समझ रहे हैं, 5 व्यक्तियों द्वारा शासन, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि ऐसा नहीं कि पंचायती अचानक से अभी ही आ गए हैं पंचायत, नहीं, हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में पहले से ही जातीय पंचायतें रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि ये प्रभावशाली जो प्रभुत्वशाली वर्ग होते थे उनके हाथों में होता था। तो कई बार क्या होता था कि पंचायती का जो दृष्टिकोण होता था वो रूढ़िवादी हो जाता था, या फिर एकदम इक्वालिटी उसमें नहीं होती थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पंचायती राज है जो अभी है करंट में, इसमें ग्राम सभा होती है जो क्या करती है, विकास के मुद्दों पर बहस करती है, विकासात्मक कार्यों के लिए कार्य करती है, चुनाव निर्णय लेती है कि चुनाव कब हो, कैसा हो, बाकी निर्णयों का भी लेती है। तो इन सब के लिए क्या है, ये एक आम सभा है, एक मंच होता है, ठीक है। जहां पे भी 20 लाख से भी, जिस राज्य की 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, वहां पे क्या होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली होगी, ठीक है। महिलाओं के लिए 33% इसमें आरक्षण दिया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण दिया गया, जिला योजना समिति का गठन किया गया, यानी कि जिला डेवलपमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसमें 73वां संशोधन है, जो 74वां संविधान संशोधन है, ये महिलाओं के लिए 1/3 सीट को रिजर्व करता है, और जिसमें से 17% जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। आप सोचिए इसका इन्फ्लुएंस पता है क्या हुआ, इसका इन्फ्लुएंस इतना खूबसूरत था कि जब 1993 आया और 1994 का चुनाव हुआ, तो उस टाइम पे अचानक ही 8 लाख, समझ रहे हैं, अचानक ही 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने लगी। सोचिए ये कितना बड़ा और कितना भारी काम का मतलब एक कदम था। ये जब वुमेन एम्पावरमेंट का कोई क्वेश्चन है वहां पे आप डाल सकते हैं इसके इन्फ्लुएंस के रूप में, ठीक है। और उत्तरदायित्व और शक्तियां क्या है पंचायती राज की, भाई यही कि आर्थिक विकास के लिए हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, पॉलिसीज लाएंगे, वहां पे जो है जस्टिस हो सके उसके लिए हम उसके प्रोग्राम्स बनाएंगे, हम कुछ टैक्सेशन को लगाएंगे भी, उसका कलेक्शंस भी करेंगे, ठीक है। जो सरकारी वर्क है या पॉलिसीज हैं उनको सहयोग देंगे, जो फंड्स आ रहे हैं या किसी तरीके के कोई भी वित्त है वहां पे, ठीक है, फाइनेंशियल चीजें, तो उनको लोगों को कैसे वहां तक पहुंचाना है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसका काम होगा पंचायती राज का। कुछ राज्यों में क्या है, न्याय पंचायतें भी होती है जहाँ पे छोटे मोटे जैसे दलीलें हैं या मुकदमे चलते हैं, लेकिन क्या होता है ये लोग ना कभी भी ऐसा नहीं कि सजा दे देंगे, सजा देने का काम इनका नहीं है, ये सिर्फ जुर्माना लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि देखिए पंचायती आज देखते हैं ना, पंचायती कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाया जाता है, तो बोर्ड में क्या होता है कि वित्तीय सहायता इन सब के उपयोग संबंधी आंकड़े लिखे जाते हैं कि भाई कहाँ से पैसा आया, कितने लोगों को दिया, कैसे दिया। इससे क्या होता है कि भाई लोगों का पैसा कहाँ बट रहा है, इससे उनकी जानकारी मिल सके, है ना। एक स्थानीय स्तर पर सूचना का अधिकार उनको प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज देखते हैं, देखिए हमने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाज में अभी से अचानक से पंचायत आ गई, पहले से अवेलेबल थी, जिसमें से बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल हम अगर देखते हैं कि मेघालय का, तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया की जो सैकड़ों वर्ष पुरानी अपनी राजनीतिक संस्था है, जो दरबार कुल लगती है। दरबार कुल मतलब कहने का क्या है, प्रत्येक वंश की अपनी एक परिषद होती है और उस वंश का जो मुखिया है उसके निर्देशक में कार्य करती है ये परिषद, ठीक है। तो ये दरबार कुल होता था, और जानते हैं ये इतना अच्छा था कि ये सिर्फ क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पर नहीं, ये राज्य स्तर पर बहुत अच्छा कार्य करता था, है ना। तो इस तरीके की बहुत अच्छी चीज, लेकिन फिर भी क्या होता था कि मेघालय के जैसे कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं या और भी कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं जिन्होंने पंचायती राज को नहीं एक्सेप्ट किया, उसका रीजन होता था, बहुत बड़ा भाग है जो नहीं एक्सेप्ट करता है, जो 73वें संविधान संशोधन को से बाहर अपने आप को रखता है, वो अपनी जो क्षेत्रीय पंचायतें जो चला रहा था अभी तक वो उसको ही बनाए रखता है। यह सब वो क्यों करता है, क्योंकि वो बाहरी हस्तक्षेप को नहीं चाहता है, ठीक है। इसमें क्या है कि वन पंचायत, देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है,
आपने सुना होगा चिपकू आंदोलन के बारे में, जिसमें फीमेल से जो है कट जा रही, सॉरी चिपक जा रही थी पेड़ों से ताकि पेड़ों को काटा ना जा सके, है ना, ऐसा किया जा रहा था। ऐसी वन पंचायत है, जैसे उत्तराखंड में क्या है, महिलाएं बाहर, भाई अधिकांश वहीं पे कार्य करती है, जो पुरुष है वो बाहर जाते हैं ना रक्षा के लिए बाहर कार्य करते हैं, तो महिलाएं क्या है दूर दूर तक वनों के लिए, मतलब कई बार चारा और पशुओं के लिए और लकड़ी काटने के लिए दूर दूर तक उनको पैदल चलना पड़ता है। इन सब के समाधान के लिए क्या किया वहां की महिलाओं ने, वन पंचायत की स्थापना कर दी। ये क्या कार्य करता था, ये दो कार्य करता था। एक तो पहला छोटे छोटे पेड़ पौधों का पालन पोषण करता था ताकि फिर वो जो है पहाड़ी ढालों पे जाकर के लगा दिया जाए, और दूसरा इनका काम था कि अवैध जो जंगलों की कटाई हो रही है उससे भी सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो रहा था ना कहीं आप देखिए कि जो पंचायती राज है ये सब चीजें, तो लोकतंत्र हमारी डेमोग्राफी को डिसाइड कर रही है कि आखिर कैसा हमारा लोकतंत्र होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि लोकतंत्रीकरण इतना आसान नहीं था हमारे देश में, क्योंकि भाई हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा देश की विशाल जनसंख्या है, जाति लिंग समुदाय इन सब में बटा हुआ है, बहुत सारी असमानताएं हैं और थोड़े समय से नहीं एक लंबे समय से चलती आ रही है। यहाँ लोकतंत्रीकरण आसान नहीं है। ठीक है, तो कई बार जो है क्या होता है, क्योंकि पंचायती का भी हमने बताया कि पंचायतें कई बार क्या होती है कि गांव के अमीर और प्रभुत्वशाली लोग चला रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि छोटी जाति जो गरीब लोग होते हैं उनको कई बार उनके कार्यों का पता ही नहीं चल पाता है या उनको वो शामिल ही नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि क्या होता है गरीब लोग वहां बहुसंख्यक होते हैं और पंचायत के कुछ लोग तो बहुत ही कम जनसंख्या में है ना, तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पर प्रभावी हो जाते हैं। तो इन सब चीजों में क्या है, कई तरीके की हमें प्रॉब्लम्स होती है, सामना करते हैं, जो जैसे जनता की भूमिका उसमें क्या है, देखिए समझेंगे इस बात को कि क्या होता है। आप ये एग्जाम्पल लीजिए, सम्मान का प्रश्न का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है कि इसमें जो राठी खाप है इसने क्या किया, इन्होंने एक सोनिया के सामने शर्त रखी कि अगर उसको गांव में रहना है तो उसको अबॉर्शन कराना होगा, अपनी शादी को तोड़ना होगा, पति रामपाल से अलग होना पड़ेगा, उसको अपना भाई बनाना पड़ेगा। इतनी बड़ी सजा दी, क्यों दी, क्योंकि इन लोगों ने एक सेम गोत्र में शादी कर ली थी। ठीक है, जबकि हालांकि हिंदू विवाह में इसको मान्यता मिली हुई है, लेकिन उसको ये अपराध घोषित किया गया। और लेकिन मतलब सोचिए ये चीज एक भूमिका है जो पंचायत की है। ठीक है, जो यहाँ पे खाप एक देख रहे राठी खाप पंचायत, आपने सुना होगा, अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में भी ये चीजें दिखती रहती हैं। ठीक है, जो जाति पंचायतें थी, तो यहाँ पे जनता की भूमिका आप देख रहे किस रूप में चीजें समर्पित हो रही है। तो क्या होगा, ये लोकतंत्र को क्या उस तरीके से चलने देगा, नहीं चलने देगा, ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन जाएगा, ये असमानता को और बढ़ा देगा। हालांकि इसमें जो हरियाणा के उच्च न्यायालय है, इन्होंने वहां पे बाद में सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा इनको बनाए रखा था। ठीक है, और एक मुजफ्फरनगर का एग्जाम्पल देखते हैं, अंसारी जात की पंचायत ने जो दिया था, इसमें कहा कि भाई अगर एक लेडी थी, उसके बारे में कि अगर आपके ससुर ने आपका रेप किया है तो इसके बाद में जो इमराना जी हैं ये अपने पति की ही मां बन गई हैं। ठीक है, तो सोचिए सुनने में कितना ऑड लग रहा है, लेकिन ये चीजें उसका एक इन्फ्लुएंस था। ठीक है, एक मेरठ की पंचायत है, उन्होंने फैसला दिया था कि जो दूसरे पति का गर्भवती होने के बावजूद, अगर एक पंचायत था, उन्होंने मेरठ की पंचायत ने बोला कि आप दूसरे पति के द्वारा भले ही आप प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इसके बाद भी गुड़िया को वापस अपने पहले पति के पास जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई वो 5 साल के बाद वापस आया था। तो ये सब चीजें तरीके की जो चीजें हैं असमानता को बढ़ाती हैं, कहीं लोकतंत्रीकरण को चुनौती देती हैं। जैसे कि धन की भूमिका की अगर हम बात करें तो भाई क्या है कि गांव में जैसे चुनाव वगैरह चल रहा है, चीजें तो शराब बंटवाई जा रही है, गुड़ बंटवाया जा रहा है, तो इन सब से क्या होगा कि भाई भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ना, असमानता भी बढ़ती है, गरीब का उस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं होता, वो तो दब जाते हैं, सही डिसीजन भी नहीं लेने का एक उनका वो चीज मतलब एक प्रभुत्व नहीं रह पाता है ना। लेकिन अगर चुनाव कम खर्च होगा, कम चुनाव में खर्च होगा तो क्या होगा, भ्रष्टाचार तो कम होगा ही होगा, गरीबों की सहभागिता भी भाई बढ़ जाएगी। महिलाओं की भूमिका जैसे हम देखते हैं ना, आरक्षण तो भले ही आ गया है पंचायतों में, लेकिन फिर भी कई जगह पे महिलाओं के नाम पे क्या होता है, पति चुनाव लड़ रहे होते हैं, ये चीजें देखी है ना आपने। तो इन सब चीजों में क्या होता है ना कि अपने समूह और अपने हित की बात ना मतलब एक जटिलता स्थापित हो जाती है, जो असमानता बढ़ जाती है, लोकतंत्र को उस रूप को नहीं स्थापित होने देती है जैसा कि संविधान में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चुनौतियां हमारे लोकतंत्र में आती हैं। इसमें क्या है कि राजनीतिक दल और दबाव समूह भी अपनी भूमिका निभाते हैं। कैसे भाई, देखिए हर समूह अगर अपने अपने हित की बात करने लगेगा, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने लगेगा,
लगेगा तो क्या ये इतना आसान होता है इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कि वो अपनी आवाज एकदम आसानी से पहुंचा दे? नहीं होता है ना। तो क्या होता है कि किसान जैसे हैं वो अपनी आवाज के लिए कुछ संगठन चुन लेते हैं, कर्मचारी हैं तो वो ट्रेड यूनियंस बना लेते हैं, कोई उद्योगपति है तो चैम्बर्स वगैरह बना लेते हैं, उनसे अपनी आवाज उठाते हैं। तो क्या होता है कि जो विशेष समूह जब होता है या वर्ग होता है अपने हित की जब रक्षा चाहता है तो वो विशेष राजनीतिक दल स्थापित करता है। ठीक है, तो ये जो दल होते हैं ना ये उनकी आवाज को पहुंचाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते क्या है, ये एक ऐसे संगठन होते हैं जो सत्ता को हथियाने या सत्ता का उपयोग करके कुछ विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस समूह के लिए इनको बनाया गया हो उनके हित की बात नहीं कही जा रही हो, तो वो समूह क्या करते हैं, अगर उनकी हित की बात नहीं सुनी जाती है वो या तो दूसरा दल बना लेंगे या तो दूसरा दबाव समूह बना लेंगे। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर। थैंक यू सो मच।